ब्रह्मांड मतलब क्या, यूनिवर्स, है ना। तो इसको जब ब्रह्मांड है क्या, आप पहले से समझेंगे ये ब्रह्मांड क्या है। किसी न किसी तो ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति की होगी, नाम दिया होगा। तो जब ब्रह्मांड को लेकर के या पूरे विश्व के संदर्भ में, पूरे संपूर्ण विश्व को लेकर के जब मानव के दिमाग में कोई एक चित्र उभर करके आया कि विश्व कुछ इस तरह से होता होगा, संसार ये जगत जो है हमारा कुछ होता होगा, कुछ इसकी आकृति उसके दिमाग में जब आई। कॉल हाँ कॉल्डियस टाली, आप अगर नाम लिखना चाहे तो ऐसे ही खगोल शास्त्री थी, खगोल शास्त्री थी। कॉल्डियस टाली, उन्होंने इस पर अध्ययन किया 140 ईस्वी, और इन्होंने जब इस पर अध्ययन किया तो एक अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो इन्होंने इस अवधारणा को नाम दिया, क्या नाम दिया इसका, जियोसेंट्रिक अवधारणा। कब दिया, समझ में आएगा। ये बताया, इस जियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से ये कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो कॉस्मॉस है, वो पृथ्वी या जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो ब्रह्मांड की परिक्रमा। ये कॉल्डियस साहब ने 140 ईसा पूर्व में जियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से बताया, पहली बार कहा कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो मानव मस्तिष्क के दिमाग में उभर के कॉस्मॉस आया कि ये ब्रह्मांड है क्या, तो उन्होंने बताया है ये कि जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीच में है, और जो सूर्य, चंद्रमा ग्रह और जो अन्य उपग्रह ग्रह हैं ये सब क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके, ब्रह्मांड के। और पृथ्वी हमारी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बीचों बीच में है। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से बताया, बात समझ में आ गई। और यही अवधारणा काफी लंबे समय तक बनी रही, लोगों ने यह मान लिया कि जो टॉलमी साहब कह रहे हैं ये सच है। 1943 ईस्वी में, बताइए कितना समय बाद, बहुत टाइम बाद, एक कॉपरनिकस साहब आए, खगोल शास्त्री थे। कौन थे, कॉपरनिकस। और इन्होंने पूरी की पूरी जियोसेंट्रिक अवधारणा को पलट दिया, हेलियोसेंट्रिक। कौन सी अवधारणा ये लेकर के आए, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया 1514 बल्कि सूर्य ही है। क्या हो रहा है, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे हर्शल, कब, 1805, ठीक है, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के सहायता से या दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया, और ये कहा कि, ये बताया कि जो सौर मंडल है हमारा वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, एक छोटा सा भाग है बस, और कुछ है। सौर मंडल है वो जिस आप ब्रह्मांड, जिस सौर मंडल की आप बात कर रहे हैं, वह सौर मंडल जो है ना वो हमारे आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, अंश।
और अमेरिका के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था एडविन टी हब्बल। तो अमेरिकी खगोल शास्त्री का नाम लिखना, थोड़ा सा ऐसे ही लिखते रहेंगे तो याद रहेगा। अमेरिकी खगोल शास्त्री थे टी हब्बल, ठीक है। इन्होंने 1925 में, और देखिए अब हम लोग आ रहे हैं अपनी पूर्वजों के आसपास में, यहाँ हमारे पूर्वज लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने यह स्पष्ट किया कि दूर प्रस्थ से आने वाले जो ब्रह्मांड का व्यास है वह 250 करोड़ वर्ष का है। बता दिया कि जो दूर से आने वाले का जो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, 200 करोड़ वर्ष, 250 करोड़ वर्ष। अतः हमारे आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं, कोई एक आकाश गंगा नहीं। और इन्हीं सबको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत अब आने स्टार्ट। अब बात यह होगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या सिद्धांत उत्पन्न हुए। अब उन सिद्धांतों को हमें जानना होगा, क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताने में सक्षम नहीं हो पाए। कोई अपना तर्क दे रहा है कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। और कोई ये कह रहा है कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ही नहीं है बल्कि सूर्य भी है, और सब इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन्होंने कहा, अमेरिकी खगोल शास्त्री पी हब्बल ने कहा कि जो दूरदृष्टि से दूर से आने वाली जो किरणें आ रही हैं और जो उसका ब्रह्मांड का जो व्यास है, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है उसका व्यास जो है वो 250 करोड़ वर्ष का है। अभी 3-4 जो वैज्ञानिकों ने नाम दिए या जो भी बताया वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। तो इसी को लेकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में या संदर्भ में कुछ संबंधित सिद्धांत आएंगे। वो सिद्धांत होंगे, पहला सिद्धांत होगा बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा होगा साम्यावस्था सिद्धांत और तीसरा होगा दोलन सिद्धांत। 3 सिद्धांत आएंगे, तीनों सिद्धांत को आप समझ लीजिए। ये सही है, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनी जाएगी। और तो जो 3 सिद्धांत आए किसके संदर्भ में आए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। और वो जो सिद्धांत है, पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत, तीसरा है दोलन सिद्धांत। तो तीनों सिद्धांतों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो बिग बैंग सिद्धांत है इसके जो संस्थापक हैं, ऐसा हम कह लें कि, या इनका जो प्रतिपादन किया, जिसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका नाम है जॉर्ज लेवेंटर। तो मैं इसको मिटा दूं, अब तो मिटा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए सब चीजें पॉइंट पॉइंट चल रही है, ठीक है ना। ये जीएस का बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर याद रखेंगे तो बढ़िया। तो अब है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग ऐसे हेडिंग डाल दें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के या उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। तो 3 सिद्धांत निकल करके आएंगे। पहला होगा बिग बैंग सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन कौन करेगा, जॉर्ज लेवेंटर। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, गोल्ड और हरमन बांडी, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। तीसरा है दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संदेश प्रतिपादन कब किए थे, तो अब समझ लीजिए, यह तक समझ में आ गई है बात। तो एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर कोई सिद्धांत सबसे सर्वमान्य है तो वो है बिग बैंग सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत है। तो मैं अब इसी की बात करने वाला हूँ, ठीक है। और ये सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो इसका प्रतिपादन एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और एक ये पादरी भी रह चुके हैं। तो इन्होंने जो है 1960, अगर टाइमिंग लिखना चाहे तो 1960 से 70 में इसका प्रतिपादन किया था, बिग बैंग सिद्धांत। तो सबसे पहले ये सर्वमान्य विचार है, माना गया है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 और 70 में इसका प्रतिपादन किया और इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो लगभग 15 अरब वर्ष पहले विशाल काय अग्नि का पिंड था, आग का एक गोला हुआ करता था ये ब्रह्मांड, तब 15 अरब वर्ष पहले। और फिर ये विशाल जो अग्निपिंड था ये बना कैसे? तो इसका जो निर्माण हुआ वो भारी पदार्थों से हुआ, बहुत भारी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ था जो ये ब्रह्मांड। फिर अचानक इसमें एकाएक बिग बैंग हो गया, विस्फोट हो गया। वस्तु है, बैलून है, कुछ एक तो कुछ दिन बाद उसमें कुछ होगा, मैं हूं ऐसे ही नहीं रहूंगा, ये बिल्डिंग है एक दिन जर्जर होगी नहीं। तो एक दिन इसमें क्या हुआ कि एकाएक बिग बैंग हो गया, विस्फोट हो गया। इतना भयानक हुआ कि ये जो ब्रह्मांड है ये कई टुकड़ों में टूट गया और वो टुकड़े जो टूटे वो दूर होते हुए चले गए। ईटा है, पत्थर है, टूटेगा तो उसके टुकड़े दूर चले जाएंगे नहीं। और जब हुआ तो फिर क्या हुआ, इनमें बिखराव हो गया, एक थोड़ी ना रह गए, बिखराव विखंडन, जब जिससे काले सामान्य पदार्थ जो है वो निर्मित हो। क्या है, टूटेगा, पत्थर है टूटेगा, उसमें कुछ दिन पड़ा रहेगा ना, तो फिर कैसा हो जाएगा, काले ना, और सामान्य पत्थर जैसे निर्मित हो जाएंगे, उसे बनने पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि इनके समूहन से इनमें अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हो गया। ये जो ब्रह्मांड पिंड ही था, अब जब अलग अलग हो गए तो अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हो गया, अनेक ब्रह्मांडीय पिंड बन गए। नहीं है समझ में, ठीक है। और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा और भी पदार्थ कुछ जमने लगे। ये जो ब्रह्मांड अलग अलग हुए सब में इनके चारों ओर कुछ जमने लगा, कुछ पदार्थ सामान्य से जैसे पदार्थ जमाव होने लगा। यहाँ पे लॉजिक है, बहुत अच्छा तर्क माना जाता है जॉर्ज लेमेंटर साहब का। और क्या हुआ कि फिर इनकी जो अब ये जो है ना, जब जमा होगा कुछ ऐसे ऐसे होगा तो इनकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब एक वृद्धि कर लेंगे तो आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यार वृद्धि कर गई, ये पिंड क्या हो गए, बड़े होने लगे। समझाइए। और जैसे ही ये बड़े हुए इसी तरह से अनेक आकाश की गंगाओं का निर्माण, जब कई पिंड मिल करके बड़े होकर के और तमाम सारे पिंड बन गए तो अनेक जो हमारी लाखों आकाश गंगाएं आज हैं वो इन्हीं हमारे कई आकाश गंगाओं का क्या हो गया, निर्माण। हम आकाश गंगा किस कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे। बात समझ आई है। और फिर जब आकाश गंगा बन गया ना तो फिर इनमें सब में पुनः विस्फोट होने लगा। और जब विस्फोट हुआ तो उनसे जब पदार्थ निकले, अब जब इनमें विस्फोट हुआ और इनमें से जब पदार्थ निकले, इनमें कुछ टुकड़े निकलेंगे तो वही हमारे तमाम असंख्य रूप से तारे बने, समझे ना। और इन्हीं को हम पिंड तारा कहने लगे। असंख्य जो पिंड तारे दिखाई देते हैं ये बाद की प्रक्रिया में हुआ है, जब पुनः इनमें विस्फोट हुआ उनमें से निकले जब ये असंख्य तारे कहलाए। क्लियर रहेगा बात।
और इसी प्रक्रिया से बाद में, यही प्रक्रिया बाद में होती रही, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ, जो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, वरुण, अरुण, मंगल, बृहस्पति, इन ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उन ग्रहों के भी कुछ उपग्रह हो गए। यही जब प्रक्रिया बाद में जब चली तो उससे क्या हुए, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। क्लियर है अभी तक? हाँ अभी हो रहा है ना, नहीं अभी नहीं, अब सब डिस्टेंस में हो गया है सब, अब कभी फिर होगा तो पृथ्वी नष्ट होगी, जो भी होगा बात ही बात है। ठीक है, तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ये पिंड कहलाए, ये पिंड में पुनः विस्फोट हुआ फिर इसमें, हाँ जो पिंड निकल करके आए वो तारे कहलाए, पिंड तारे कहलाए, और इनमें से जब विस्फोट हुआ तो ग्रह और उपग्रह बन गए। ठीक है, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना की से जो है, इस विस्फोट की घटना से बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव हुआ, या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड में कोई एक चीज थोड़ी ना है, ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सब मिलकर के ब्रह्मांड है ना। तो ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड ऐसे बना। ठीक है, तो विस्फोट होते रहे और जब सूर्य चंद्रमा सब बन गए तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और तब से लेकर के आज तक निरंतर विस्तार जारी है, घटना पर घटना आकाशीय होती रहती है। अगर हम लोग आकाश, और तभी से लेकर के जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, उनकी जो बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। और ब्रह्मांड के, और अगर हम इसके बारे में, अगर इसके रहस्य के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करें तो एक CERN नामक संस्था है, CERN। मैं सही नहीं, जिसका नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और कब यह बना, तो 30 मार्च 2010। यही सब है इसमें। हम थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में और बता दें तो ब्रह्मांड में अगर अनुमानतः माना जाए तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, गैलेक्सी 100 अरब, यही सारे ग्रह ग्रह। ठीक है, और आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल क्या होता है, कुंड होता है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय बल्ब एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। आगे चल करके हम बाइक चित्र के माध्यम से देखेंगे। और ये जो तीनों घूर्णनशील भुजाएं हैं और जो अनेक तारों से जो निर्मित होती हैं, इन्हें हम बल्ब आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। और ये तारों का एक सर्वाधिक या सर्वकेंद्र सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा तारे यहीं पे होते हैं। बस इसमें इतनी ही बात समझ के चलिए। सबसे एक नाम है एंड्रोमेडा, यह हमारी आकाशगंगा का सबसे निकट आकाशगंगा है, सबसे नजदीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश की दूरी पर स्थित है, सबसे नजदीक है। और हमारी आकाशगंगा को, जो हमारी आकाशगंगा है, उसको मंदाकिनी, ठीक है, जो एक सर्प की आकार की है, सर्पीली आकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार आकाशगंगा में नए पुराने तारे सम्मिलित होकर के मिल्की वे नाम है, मिल्की वे, जो रात को दिखाई पड़ने वाला तारा का एक समूह होता है, उसका नाम होता है मिल्की वे। ये भी हमारी ही आकाशगंगा है। ये भी हाँ, और इसी तरह से जो हमारी आकाशगंगा का व्यास जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। जो हमारी आकाशगंगा है उसका जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है, किलोमीटर में थोड़ी ना माप पाएंगे, समझे ना। और सूर्य भी हमारी आकाशगंगा का एक क्या है, तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा जो 200
मिलियन मीन्स 20 करोड़ वर्ष में या इससे भी अधिक समय में कर रहा है आकाश गंगा। ठीक है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंड का एक समूह है प्लेनेमस। साइरस या स्टार डॉग या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित है। इतना ही है। तो अब हम लोग इसमें अगर थोड़ा सा और पढ़ लें इसमें, तो भारतीय जो हमारा इसरो है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेहपुर स्थित एक नामक स्थान है, वहां पर सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी एक दूरबीन जो है स्थापित की है, जिसका नाम है मास्ट। 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर जिले फतेहपुर, ठीक है, में स्थित है ये, और उसका नाम है, उस दूरबीन का नाम है मास्ट। एप्लीकेशन यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का शुभारंभ किया और दूरबीन से सूर्य के प्रति डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसका मकसद है कि हम उस मास्ट की सहायता से इस सूर्य तक हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसकी तस्वीर कैसी है ना, इसी मास्ट की सहायता से। वहां जा तो पाएंगे नहीं हम, अभी जो बात आ रही थी ना सूर्य कैसे गए, तो कैसे पता चला, इसी सब दूरबीनों के माध्यम से, ठीक है, डिजिटली वेलोसिटी के माध्यम से हम लोग इसकी तस्वीर प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग जानना चाहें तो चीन ने भी सबसे बड़ी एक दूरबीन जो है, नाम है उसका फास्ट, जैसे हमारा मास्ट है उनका फास्ट, तो 500 मीटर एपर्चर रेफरेकल रेडियो स्कोप उन्होंने भी निर्माण किया है। अगर इस दूरबीन के निर्मित होने के बाद जो नासा की कैपलर नामक दूरबीन है वो पीछे हट जाएगी फास्ट के आने से। ये सारी बातें रही आपकी ब्रह्मांड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे तारे के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ लिखवाने जैसी और बातें हैं, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग तारे मतलब स्टार, तो ये सब लेक्चर में आप लोग खत्म कर लीजिए, आगे बहुत जल्दी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। 10 मिनट चल रहे, ठीक है। तो ये तारों का जन्म कैसे हुआ? तो जो हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के घूमने से, घूर्णन से, जो ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जो विद्यमान गैस है, इन गैसों का मेघ जो है, मेघ का मतलब बादल, यहाँ पे नाइट्रोजन मान लो, यहाँ हाइड्रोजन मान लो, यहाँ सल्फर मान लो, कुछ भी मान लो, कहने का मतलब है, तो ये जो इस तरह से एक मेघ बना, वो प्रभावित हुआ कब? हमारी आकाश गंगा की घूर्णन से। जो ब्रह्मांड में विद्यमान गैस है और गैसों का जो मेघ है वो प्रभावित, बात समझ आई है। और फिर परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित करना, लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में बदलने लगी यहीं से, और इस अवस्था को तारा बन जाना कहते हैं, या तारा बन गया। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदला, हाँ क्यों नहीं, ये गैसें मतलब मैंने एग्जांपल दिया है बहुत सारी चीज, ठीक है, जो भी विद्यमान वहां पे गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब क्या हुआ कि उनके नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ऐसा हुआ तो जो हाइड्रोजन गैस थी वो हीलियम में बदलना स्टार्ट हो गई, और इस प्रक्रिया से तारा बन जाता है। समझ आई बात?
केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग या केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, लेकिन जो बाहरी भाग है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। जो बीच का भाग है वो हाइड्रोजन तो संकुचित हो जाएगा, लेकिन जो बाहरी भाग है वो हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना स्टार्ट रहता है, प्रारंभ रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और जिसे हम जब ये लाल रक्त का दिखाई देता है, लाल लाल, इसको कहते हैं रक्त दानव, जैसी को रक्त दानव कहा जाता है, उनका राक्षस ना। इसके बाद जब ये रक्त दानव बन गया, तो इसके बाद हीलियम कार्बन में, तो कार्बन भारी पदार्थों में जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद तारे में तीव्र विस्फोट होता है, बहुत तेज बिग बैंग हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। हाँ, बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा होता है। दूरी कितनी है? चंद्रमा छोटा है बहुत, और हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 3,84,402 किलोमीटर की दूरी है। सूर्य की 14,96 लाख है। तारों का जो द्रव्यमान है वह 1.4 से कम होता है और अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वाहन में बदल जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को जैसे होता है तो सफेद तरीके से आपको दिखता है, व्हाइट, जिसे हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। ये घटना चल रही है, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इसी द्रव्यमान को 1.4 को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हाँ, सूर्य के प्रकाश की किरणों के अत्यधिक होने के कारण हमको दिखाई नहीं देता। तो इससे अधिक जब द्रव्यमान हो जाता है, 1.4 से अधिक द्रव्यमान जब हो जाता है, तो जो मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन जो है वो अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, और जब ऐसी अवस्था को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं या पल्सर कहते हैं। तब जब 1.4 से द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन में अत्यधिक क्या हो जाता है, वेग हो जाता है, और जिससे क्या होता है नाभिक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन शेष बचे रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन तारे में भी अत्यधिक परिमाण द्रव्यमान होने से एक ही बिंदु संकेंद्रित हो जाता है, और इसी को हम लोग कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ब्लैक होल, अच्छा ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो रॉक ब्लैक होल या दो से अधिक ब्लैक होलों का एक समूह है, और इसका प्रतिपादन किया था जॉन व्हीलर ने, ठीक है। भी कहने का मतलब एक क्वेसर है, एक क्वेसर एक चमकीला जो है खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नासा कहाँ है, अमेरिका की एक एजेंसी है नासा, तो नासा ने अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे की खोज की है, जिसे हम लोग कैपलर 444 नाम दिया, सबसे पुराना जो तारा है ये अपना एक नासा बना रखा है, केंद्र वहां पे जाकर के एजेंसी बना रखी है चंद्रमा पे, तो वहीं से जाते हैं तो वहां से अपने बात समझ आ गई। तो इस तरह से आपके तारों का जन्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे सौर मंडल का, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, सौर मंडल बहुत बड़ा है। तो सौर मंडल कितने ग्रह, 8 ग्रह, 172 उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे मिला करके सौर मंडल।
बात समझ में आ गई। अब सौरमंडल का जन्मदाता है तो सूर्य ज्योतिष सौरमंडल का जन्मदाता है, ठीक है। और यह भी क्या है, तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश देता है या प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलने से होता है। प्रकाश विकिरण करता है, फैलाता है, ये कैसे होता है, उसके पास खुद की एक एनर्जी है और उसमें एक नाभिकीय केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन करता है और जो हीलियम में बदलता है, इसलिए क्या होता है। आप बल्ब देखते हैं ना, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम ना। जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं जल जाती है और प्रकाश फैलने लगता है, ठीक। तो यही है। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। तो अब सूर्य पे आ गई है बात तो चलेगी, थोड़ा लंबा चलेगी तो कुछ सीखेंगे, बन रहेगी। मेरी हेडिंग क्या होगी, सौर मंडल। क्या क्या है सौर मंडल? सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, है ना, कौन कौन भ्रमण करेगा, 8 ग्रह करेंगे, 172 उपग्रह करेंगे, है ना, क्षुद्र ग्रह करेंगे, है ना, धूमकेतु करेंगे, उल्काएं करेंगे, पता चला ये सब चीज। तो इन्हीं को मिल करके हम लोग क्या कहेंगे, इसको सौरमंडल कहेंगे। सौरमंडल क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, है ना, ये सब क्या है, सब संयुक्त रूप से सौरमंडल। बात समझ आ गई है। और जो कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, सूर्य। जन्मदाता कौन होगा, सूर्य होगा। और सूर्य क्या है, ये भी एक तारा है, ठीक है ना, जो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा का प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान गए हैं। अच्छा, सूर्य की एक अपनी की खुद की एक ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हो पाता है ऊर्जा, तो उसके जो केंद्र में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदल जाता है, इसलिए क्या करता है, प्रकाश देता है। बस हो जाई है। तो सूर्य की संरचना हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना क्या है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई दे उसे कहेंगे प्रकाश मंडल। समझ में आएगा। आप सूर्य को देखें, फिर मुझ जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। और सूर्य का जो बृहत्तम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है वो कब दिखाई देता है, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है ना। हाँ, इसको कोरोना भी कहते हैं, ठीक है, कोरोना। कब होगा ये, सूर्य ग्रहण के दिन। और सूर्य का बाहरी भाग कब दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देगा। बस समझ में आ गई है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, इससे सौर ज्वाला कहते हैं। इतनी तेज तूफान होता है कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाए, उसको हम सौर ज्वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, सौर ज्वाला, ठीक है। जब पृथ्वी या जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरेलिस कहते हैं, बोरेलासिस, दक्षिण पे ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है।
और जो काले धब्बे से हमको दिखाई पड़ते हैं उसको हम कहते हैं सौर कलंक, काला काला जो धब्बा दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ अब हम इसके संबंध में जान लें। अगर सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो उस महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर जानना चाहें तो सूर्य पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। ठीक है, याद रहेगा, मोटा मोटा 15 करोड़ तो याद रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जो ये तो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख है और अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख है। पृथ्वी हमारी, ये सूर्य है, हाँ या ना? ठीक है, ये फिर इसके बाद कौन सा ग्रह होगा, बुध ग्रह होगा, है ना, फिर शुक्र है ना, फिर हमारी पृथ्वी है। तो ये परिभ्रमण ऐसे ऐसे करेगी तो कहीं यहाँ जाएगी तो ये दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और यहाँ हुई तो हुई। तो जब कभी कभी न्यूनतम जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की होती है, लेकिन जब अधिकतम दूरी होगी तो वो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर की होगी। ठीक है, सूर्य का अगर व्यास आपको याद करना पड़े तो कितना होगा, 13,92,000 किलोमीटर। आयतन अगर आपसे पूछ ले तो पृथ्वी से 13 लाख गुना आयतन जो होगा वो पृथ्वी से 13 लाख गुना। कुछ पॉइंट है आप लिखते चाहे चले। द्रव्यमान अगर आपसे पूछे तो 3,32,000 गुना पृथ्वी से 3,32,000 गुना ये इसका द्रव्यमान है। तलीय गुरुत्व अगर पूछे, तलीय गुरुत्व तो पृथ्वी से 28 गुना, तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। रासायनिक संघटन लिख लीजिए, रासायनिक संघटन, हाँ इसमें तलीय वाले में पृथ्वी से 28 गुना। तो रासायनिक संघटन में लिख ले, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, 2.5%। सतह का ताप अगर लिखना चाहें तो लिखो सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन लिख ले 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। घूर्णन अवधि लिख ले, घूर्णन अवधि 25.38 दिन, 38 दिन। ब्रैकेट में लिखे भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष, इसी में लिखे कामा करके 33 दिन, 33 दिन। ब्रैकेट में लिखो ध्रुवों के सापेक्ष। लिखो सूर्य की आयु, सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का लिख लो, सामान्य तारे का 10 बिलियन वर्ष लगभग। 10 बिलियन वर्ष लगभग, 10 बिलियन वर्ष। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कितने टाइम में पहुंचती है ये तो पता ही होगा, हाँ 8 मिनट 20 सेकंड।
याद रहेगा कि लिखवा दें? लिख लो, पृथ्वी तक पहुंचने में, हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल लिख ले। सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तेजी से प्रकाश जाता है। लिख लिया? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? लिखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। एक पारसेक लिख ले, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अच्छा, ये एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर, और एक पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष। बात समझ में आ गई है? तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह। ठीक है, बहुत तेजी से चल रहा है, मत समझना कि बहुत स्लो है, एकदम तेजी से चल रहा है। ग्रह बोलो, कितने ग्रह हैं? जिसमें हम एक ग्रह पे तो हम खुद ही रहते हैं, इसका क्या नाम है? पृथ्वी है, और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने की पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। ठीक है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह। क्लियर? अब बात करेंगे ग्रह क्या है। तो 8 ग्रह हैं हमारे। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है ना, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। ये 8 ग्रह है। जो पृथ्वी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है, जिसको हम सीरीज कहते हैं। हमने एक बार बताया दिया आपको। ठीक है, देखना इसको चल भी रहा है। इसकी पिटाई कर दी है जरा, कुछ सही है। टाइम नहीं मिला, सो गए थे जल्दी से, एडिट करने को भूल गए। तो अब हम बात करेंगे ग्रह क्या है। तो तारों की परिक्रमा करने वाले। किसकी परिक्रमा करेंगे? तारों की परिक्रमा करने वाले, प्रकाश रहित, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाश लेकर के और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। बात समझ में आ गई? तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये भी जो पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, ये भी सूर्य से ही निकले हुए हैं। ठीक है, और जब सूर्य से ही निकले हैं तो सभी किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की ही परिक्रमा करेंगे, और इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ये उससे ही, सूर्य से ही उष्मा लेकर के उत्सर्जित होते हैं। क्लियर रहेगा आपको? जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, शुक्र हो, है ना, पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, ठीक है, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, ये सभी जो है सूर्य की परिक्रमा करेंगे, और सभी ग्रह पश्चिम से पूरब दिशा में परिभ्रमण करते हैं। किस दिशा में करेंगे? लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, वो पूरब से पश्चिम करेंगे, वो उल्टा पश्चिम करते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। अरुण दो, याद रखिएगा, एक शुक्र ग्रह है और दूसरा है अरुण। ये पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाएगा, किसकी? सूर्य की। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करते हैं। क्लियर है?
आगे चलते हैं। तो आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत जो आते हैं वो बुध है, वो शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? लाइट आ गई है, तो प्रयास करते हैं आपका बनाने का। मिटा देते हैं। ये है आपका सूर्य, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे जो है कौन सा ग्रह? बुध ग्रह परिक्रमा करेगा। दूसरा ग्रह ऐसे परिक्रमा करेगा, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो ये है बुध, ये है शुक्र, फिर तीसरा ग्रह परिक्रमा करेगी, कौन सी? हमारी पृथ्वी। और फिर चौथा ग्रह ऐसे परिक्रमा करेगा, उसका नाम क्या है? मंगल। फिर पांचवा ग्रह ऐसे परिक्रमा करेगा, जिसका नाम है बृहस्पति। क्या है? फिर शनि। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ है क्या? एक मिनट रुक जाइए। ये है आपका मंगल ग्रह, ठीक है? ठीक है ना? अब दूसरा ग्रह करेगा अरुण। फिर कौन सा करेगा? ऐसे वरुण। और ये ग्रह ऐसे होंगे, ठीक है? शनि कहाँ है? शनि पे ऐसे एक चक्र सुदर्शन ऐसे बना होगा, ठीक है? कहने का मतलब समझा रहे हैं अभी आप। अच्छा, मंगल और इसी के बीच में है क्षुद्र ग्रह, इसी को हम लोग सीरीज भी कहते हैं, समझ गए? ये है क्रम। सभी ग्रह सूर्य की पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करेंगे। आपको पता है ये कौन सी दिशा है? है ना? तो कहने का मतलब है पश्चिम कौन सा है? पश्चिम कौन सा है? ये वाला। मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में करेंगे, ये ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, ठीक है? लेकिन शुक्र और कौन, अभी बताया था आपको, अरुण। ये ग्रह और ये ग्रह ये चलेंगे ऐसे, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह हैं हमारे, वो आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह होने के कारण ये जो है सूर्य के अधिक निकट होने के कारण भारी पदार्थों से निर्मित है, ठीक है? और निर्मित होने के कारण, जबकि जो बाहरी ग्रह है, ग्राह ग्रह है, कौन? बृहस्पति, शुक्र, शनि और वरुण, ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं और आकार में बड़े हैं, कैसे हैं? तो आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लेटनेट्स भी कहते हैं। आकार में बड़े होने के कारण इनको हम क्या कहेंगे? ग्रेट प्लेटनेट्स कहेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो बुध ग्रह के बारे में एक चीज और जान लें हम, कि यहाँ पर वायुमंडल संभव नहीं है, यानी वायुमंडल नहीं है, हवा है। हाँ, बुध जो ग्रह है उस पर वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, या ना? और बुध ग्रह पे जब जीवन संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि दिन इतना गर्म होता है और रात इतनी ठंडी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई। अभी
ग्रहों के तापांतर का अगर ताप जान ले तो 560 डिग्री किसका, ठीक है, समझ में आई बात। और जो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी इसका जो एक दिन है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होगा, ठीक है। और इसका परिमाण जो